हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की क्लास में बात करेंगे, कल जो आपकी क्लास हुई थी उसके अगला जो पार्ट बच गया है उस पर बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने भाषा पे बात कर ली, भाषा क्या होती है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, भाषा के भेद क्या हैं और भाषा में कौन कौन सी बोलियाँ, जैसे 5 बोलियाँ थी उनमें कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे देवनागरी लिपि, जिसको भाषा की को लिखने की लिपि है देवनागरी, उस पर हम लोग बात करेंगे कि हिंदी भाषा। उससे पहले हम लोग हिंदी भाषा और व्याकरण, देखिए इस पे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा या व्याकरण से आपका क्या आशय है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने से संबंधित नियमों की जानकारी जिससे होती है उसे ही भाषा कहते हैं। मतलब जो आपकी हिंदी भाषा है, हम लोग व्याकरण की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा को हम लोग शुद्ध लिखें, शुद्ध रूप में हम लोग लिखें, शुद्ध रूप में उसे बोलें, उसके जो नियम होते हैं उन नियमों की जानकारी हमें जिससे होती है वो आपका क्या है, व्याकरण है। वो हिंदी भाषा का व्याकरण है। मतलब भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने से संबंधित नियमों की जानकारी हमें होती है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, व्याकरण कह रहे हैं। अब देखिए, व्याकरण जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं और व्याकरण जो होता है वो हमें भाषा के द्वारा शब्दों के विवेचन एवं प्रतिपादन का हमें ज्ञान देता है। हिंदी भाषा में जो ध्वनि है, वर्ण है, पद है, पदांश, शब्द, वाक्य, वाक्यांश आदि का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। कौन कौन से पद हैं, पद का जो अंश होता है उसको कहते हैं पदांश। आप लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी कौन दे रहा होता है, आपका व्याकरण दे रहा होता है कि वो पद हम कैसे लिखें, वो पदांश हम कैसे लिखें, वाक्य कैसे लिखें, वर्ण क्या हैं, शब्द क्या हैं, इन सब चीज़ों की तमाम जानकारियाँ हमें व्याकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 अंग हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं ये व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, 4 अंगों की हम लोगों ने बात कर ली। पहला अंग है वह है आप लोगों का वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये 4 इसके अंग हैं। किसी भी व्याकरण के ये 4 अंग हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार से क्या मतलब है, आप लोगों के कितने प्रकार के, मतलब हम लोग बात करें वर्ण किसे कह रहे होते हैं, जिनसे मिलकर शब्द बन रहे होते हैं। जैसे क ख ग घ ग, ये आपके वर्ण शब्द में हो गया। जैसे आप लोगों के जैसे वर्ण है, विचार है, सब क्या है, शब्द हैं। पद क्या हो गया, उनसे मिलकर बना वाक्य। छोटा वाक्य होता है पद, जो मीनिंगफुल होता है उसको कह रहे हैं हम लोग पद। और वाक्य होता है जो सेंटेंस होते हैं आप लोगों के बड़े बड़े, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, ये होते हैं वाक्य। ये किसी भी व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि देवनागरी जो लिपि है उसका परिचय आप लोगों से पूछता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि है वो क्या है, हम लोग यही सबसे पहले जाने। तो उसका परिचय, तो भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है और भाषा के ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखिए, जिसमें चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया वो क्या हो गए, आपके चिन्ह जहाँ पर हो गए इस्तेमाल, वहाँ पर वो क्या हो गई, लिपि हो गई। भाषा को लिखने का स्टाइल हो गया। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है।
वर्तमान में देवनागरी लिपि का मानक रूप तैयार किया गया और उससे भी स्वर और व्यंजन एवं वर्णों का मानक प्रयोग किया जाता है। मतलब स्वर्ण और व्यंजनों का हम लोग स्वर और व्यंजनों को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक मानक तैयार किया गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू तैयार किया गया कि हम उनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हलंत लगाकर चिन्ह शब्दों को नहीं लिखा करते थे। पहले हम लोग क्या कर रहे होते थे कि उसको हम लोग नीचे लिखा करते थे या फिर उस पर लगा देते थे, चिन्ह चढ़ा देते थे। पर आजकल हम लोग हलंत लगाकर भी क्या लिखते थे, पहले हम लोग चिन्ह को ऐसे लिखते थे चिन्ह, पर आजकल हम लोग चिह्न लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि हम लोगों के यहाँ पर स्वर और व्यंजनों को लिखने का एक मानक तरीका हम लोगों को दे दिया गया। ये नागरी में निश्चित किया गया देवनागरी में, और उसके बाद में बहुत सारे चिन्ह निर्धारित किए गए काका कालेलकर आयोग के बाद, और उन चिन्हों के बाद हम लोगों को देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को लिखने का तरीका बताया गया। भारत की दो प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इसमें से ब्राह्मी लिपि में ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। मतलब आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ तक लिखते हैं तो ये क्या हो गया आपका बाईं ओर, ये दाईं ओर। तो लिपि कहाँ से लिखी गई, बाईं से दाईं ओर लिखी गई। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, देवनागरी लिपि कह रहे हैं। देवनागरी जो लिपि है इसमें ये न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है और न ही वर्णनात्मक है। ना तो पूरी की पूरी तरह से क्या है इसमें अक्षरात्मक और ना ही क्या है वर्णनात्मक, मतलब दोनों का मिक्सचर रूप है। मतलब अक्षर भी शामिल है और वर्णन भी शामिल है। ये नागरी की खास बात है। अब देखिए स्वर और व्यंजनों की हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने जब छोटी क्लासों में थे तब आपने सबने पढ़ा होगा, उच्चारण स्थान पढ़े होंगे। ये स्पर्श व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है, ये ताड़नजात वर्ण है। अब मैं वर्णों की जानकारी दूँ क्योंकि 12वीं क्लास में आ गए हैं, वर्णों की बेसिक जानकारी देना मुझे नहीं लगता आपके लिए रिलेवेंट होगा क्योंकि ये आपको पता होगा। और फिर भी अगर नहीं पता हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एक बार बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको पूरी जानकारी दे दूँगी। पर जहाँ से वर्ण उच्चरित होते हैं उसको कहते हैं उच्चारण स्थान। तो आपने देखा होगा स्वर कहाँ से उच्चरित होते हैं, व्यंजन कहाँ से उच्चरित होते हैं और उनके उच्चरित होने के स्थान के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। स्वर और व्यंजन किसको कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या होता है स्वर और क्या होता है व्यंजन। तो देखिए बाधा रहित जो वर्ण होते हैं उनको तो हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे होते हैं, स्वर कह रहे होते हैं, और बाधा युक्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। स्वर और ये होते हैं आपके व्यंजन। ये तो बाधा रहित हैं, बाधा रहित उच्चरित वर्ण, उच्चरित वर्ण। और ये क्या होते हैं, बाधा युक्त उच्चरित वर्ण, बाधा युक्त उच्चरित वर्ण। अब देखिए बाधा रहित और बाधा युक्त से आपका क्या मतलब है, आपको बोलने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, तो कोई जोर नहीं लगाना पड़ा और एक सांस में आपने सबने बोल दिए, सारे वर्ण बोल दिए। पर व्यंजनों को एक सांस में बोलना संभव नहीं। क ख ग ग घ थोड़ा सा जोर आ रहा, क ख ग घ, मतलब आपके कंठ पे उसका दबाव पड़ रहा है, मतलब बाधा आ रही है। तो कैसे वर्ण हो गए, ये बाधा युक्त वर्ण हो गए। जबकि ये बाधा रहित वर्ण है उनको हम लोगों ने क्या कहा, स्वर कहा। ये आप लोगों के नागरी की एक विशेषता ये भी है। नागरी में हम लोग और क्या कह रहे हैं देवनागरी में, कि इसमें जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें स्वरों में सभी मात्राएं विसर्ग अनुनासिक की गणना होती है। जबकि व्यंजन में हम लोग बात करें संयुक्ताक्षर हैं, ग्रहित वर्ण, जैसे अ आपका ग्रहित होगा, जैसे विद्यालय, डॉक्टर है आपका, जैसे आप लोगों का औक है, जैसे आप लोगों का ऑर्गन है। ऐसे वाले शब्द जो होते हैं वो किससे, ये ओ वर्ड किससे ग्रहित हुआ, अंग्रेजी से। तो ग्रहित वर्णों को भी व्यंजनों में हम लोग जोड़ते हैं। इसके अलावा संयुक्ताक्षर जैसे अक्षय, त्रय और घे, ये संयुक्ताक्षर वर्ण हैं, ये भी इसमें बोले जाते हैं। हलंत वर्ण जैसे मैंने कहा चिह्न, तो ये हलंत वर्ण भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये स्वरों और व्यंजनों में हम लोग शामिल करते हैं। ये आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है यहाँ। अब हम लोग बात करेंगे पद परिचय की, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से संज्ञा पद परिचय की ही बात करूँगी।
और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करूँगी। आपसे एग्जामिनर 101% एग्जाम में सवाल पूछ रहा होता है और आपसे कोई भी वाक्य देता है और उसमें आपसे पद का परिचय पूछा करता है कि इसमें कौन कौन से व्याकरणिक जो शब्दावली है या व्याकरण की कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो वो आपसे पूछता है। अब आप लोगों का जो प्रश्न बनता है वो बनता है पद परिचय से। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा पे ही बात कर लूँ। पद परिचय, और यहाँ से सवाल श्योर है, जैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी कहा था श्योर है, आता ही आता है, तो पद परिचय से भी सवाल पूछता ही पूछता है। सबसे पहले परिभाषा पे ही बात कर लूँ मैं आप लोगों की कि पद परिचय क्या होता है। परिभाषा देखिए, सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा में कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के संबंध बताने की को ही पद परिचय कहा जाता है। उसे पदावय या पद व्याख्या भी कहते हैं। पद क्या होता है? किसी भी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है, सार्थक शब्द जो होता है, सार्थक शब्द जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? पद कह रहे होते हैं। पहली बात, अब हम लोग इस पद की तमाम व्याकरणिक विशेषताएं बता रहे होते हैं कि इसमें लिंग कौन सा है, इसमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सी है, विशेषण कौन सी है, काल क्या है, इन चीज़ों की तमाम जानकारियां देते हैं, उसको ही हम क्या कह रहे होते हैं? पद परिचय कह रहे होते हैं। और आपसे एग्जाम में यही बोला जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में क्या पूछा जाता है? उस सेंटेंस में पूछा जाता है कि इसमें आप लोग व्याकरणिक परिचय दीजिए या पद का परिचय दीजिए कि इसमें कौन कौन से व्याकरण की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण और अव्यय आदि पदों का परिचय दिया जाता है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि संज्ञा पद परिचय की बात करूं, और संज्ञा पद परिचय में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जो भी संज्ञा की विशेषता आ जाए, संज्ञा का भेद आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, ये कुछ भी आता है तो क्या है? ये संज्ञा है। किसी का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, नदी पहाड़ का नाम आ गया, तो वो क्या है? आपकी संज्ञा। अब संज्ञा में भी क्या, आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बताने से कोई आशय नहीं है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और विशेषण, सॉरी, द्रव्यवाचक और आप लोगों का भाववाचक, सॉरी, इसमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, फिर ये जातिवाचक हो गई और ये भाववाचक हो गई। अब इसके भी 2 भेद कर लो, एक हो जाएगा समूहवाचक और दूसरा आपका द्रव्यवाचक। तो ये आप लोगों के हैं, तो आप इसमें से जो भी प्रकार सेंटेंस में दिया होगा वो आप लोग बताएंगे। फिर लिंग क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कारक है या वो बताएंगे अगर कारक का प्रयोग करा गया है उसमें। तो ये होता है कि किसी भी पद में, सार्थक पद में जितनी भी हम लोग व्याकरणिक विशेषताओं की जानकारी देते हैं उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? पद परिचय कह रहे होते हैं। सबसे पहले आपका संज्ञा पद परिचय पूछेगा, फिर सर्वनाम पद परिचय पूछेगा, विशेषण पद परिचय पूछेगा और फिर क्रिया विशेषण पद परिचय पूछेगा। सबसे पहले मैं संज्ञा की बात करूँ तो मैंने कहा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। जाति के भी 2, द्रव्य और समूह और द्रव्य। और हम लोग कह रहे हैं कि इनमें से जो भी प्रकार आता है आप लोग स्पेसिफिकली वहाँ पर लिख रहे होते हैं कि इसमें विशेषता ये वाली, इस पद में ये वाला प्रकार दिया गया है संज्ञा का, तो वो हम उसका परिचय देते हैं। अब मैं अगर बात करूँ संज्ञा क्या है, तो संज्ञा का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला, कि हमें उस पद में, सार्थक पद में क्या होता है? ठीक से ज्ञान कराता, ठीक ज्ञान का सम प्लस ज्ञा, ठीक ज्ञान कराने वाला। क्या ठीक ज्ञान कराने वाला? कि वास्तव में उसे संज्ञा तो है पर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, जातिवाचक में भी समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें जिसके माध्यम से प्राप्त होती है उसको कहते हैं संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
हिंदी भाषा में संज्ञा के प्राय 3 भेद होते हैं, जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव्य और समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा का ही रूप मानते हैं। अब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि संज्ञा के भेदों के अलावा आपसे पूछा जाता है लिंग। तो लिंग में क्या हो गया? 2 प्रकार। ये तो हो गई संज्ञा के प्रकारों में से आप पद परिचय में जान कर देंगे। फिर आप लोग लिंग में देंगे। अब लिंग में 2 लिंग होते हैं आप लोगों का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 हुआ करते थे, यहाँ पर आपके 2। तो जो भी लिंग होता है आप उसमें उसका परिचय देंगे कि फला फला पद में ये वाला लिंग प्रयोग में हुआ है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। और अगला इसी में परिचय देंगे आप लोग वचन का। तो वचन भी क्या होगा? एक वचन और बहुवचन। वचन की जानकारी देंगे तो वचन 2 होते हैं आप लोगों का, एक वचन और बहुवचन। और आप लोग इनकी जानकारी भी उसमें सार्थक पद में बताएंगे कि कौन सा वचन उसमें प्रयोग हुआ है। और कारक में आपको पता है 8 जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह, उसमें आप लोग कारक बताएंगे कि कौन सा इसमें कारक प्रयुक्त हुआ है। ये भी आप उस संज्ञा पद परिचय के अंतर्गत देंगे। और फिर आप लोगों को इसमें बताना है कि संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्दों से कोई संबंध है तो फिर वो संबंध बताएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण यहाँ पर लूँ, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसा ही कोई पद आ गया जिसमें आप लोगों को संज्ञा पद परिचय देना है, तो कैसे देंगे आप? तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो। आप लोगों को एग्ज़ाम में 101% है कि पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी सार्थक पद देगा और उसमें पद परिचय पूछेगा। सबसे पहले अगर आप गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में भी क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग हो गया। और क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। ये आप इसकी जानकारी देंगे कि गोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? लाया से कपड़ा लाया। तो लाया में क्या हो गया? खुद क्या हो गया? कर्ता हो गया। सेंटेंस का कर्ता है तो आप यहाँ पर कौन सा कारक बताएंगे? कर्ता कारक हो गया। ये इसका पद परिचय आप देंगे। अब अगला जो सेंटेंस का जो पद है उसमें दिया गया है, जैसे बाजार। तो बाजार क्या है आप लोग? बाजार क्या है आप लोगों का? संज्ञा। कौन सा? ये वाला हो गया। अब बाजार में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, बाजार कॉमन हो गया तो क्या हो गया? जाति। मान लीजिए कि आपसे सदर बाजार से लाया या रामगंज से लाया, बाजार का नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। तो यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। फिर क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। कारक कौन सा? वचन क्या हो गया? बाजार एक ही है तो क्या हो गया? एक वचन। फिर क्या हो गया? इसमें अपादान कारक हो गया। अपादान कारक हो गया। ये इसका संपूर्ण परिचय आ गया। अगला है इसमें, क्योंकि बाजार से है शब्द जुड़ा है इसमें, तो इसमें हो गया आप लोगों के बाजार में जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अपादान है। लाया क्रिया हो गई ना, उसमें अपादान हो गया। फिर कपड़ा हो गया तो इसमें वही हो गया, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बस इसमें आप लोगों का कारक बदलता है और वो क्या है आपका? कर्म कारक। बाकी सब है इसमें कपड़े में, और एकमात्र आप लोगों का बदलेगा कारक, और उसमें आपको कौन सा लिखना है? कर्म कारक। बाकी सब वो के वो ही आ जाएंगे। वही जातिवाचक है, वही पुल्लिंग है, वही एक वचन है। इस प्रकार से आपको क्या देना है? पद परिचय देना। मतलब किसी भी सार्थक शब्द को क्या कह रहे हैं? हम पद कह रहे हैं, और उसमें जो भी व्याकरणिक कोटियां निहित है उसको क्या कह रहे हैं? पद का परिचय कह रहे हैं। अब क्या व्याकरणिक कोटियां? संज्ञा का कौन सा प्रकार दिया हुआ है वो बताएंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग में हुआ है। तो हम लोग ये तमाम जानकारी जिसके माध्यम से देते हैं उसको हम लोग कहते हैं पद परिचय।
अब ठीक प्रकार ऐसे ही कर लो, सब में सेम आ जाएगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा, आप लोगों की संज्ञा की जगह सर्वनाम आ जाएगा, फिर अगले सर्वनाम पद परिचय में फिर आपका क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण आ जाएगा, बाकी एकवचन पुल्लिंग और ये बहुवचन ये सब तो आपको वो के वही देने हैं। इस प्रकार से आपको किसी भी पद की संपूर्ण जानकारी देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। आप लोग इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप लोग नहीं छांट पाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब पढ़ के आए हैं, सबकी परिभाषा आप लोग जानते हैं। आपको सिर्फ वाक्य में उनको छांटना है कि क्या क्या इसमें विशेषताएं वो आ रही हैं, जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं वो उसके अंतर्गत आ रही हैं। ये आप लोगों को पद परिचय के तहत बताना है। फिर भी नहीं आएगा तो मैं एक बार वापस से इसके ऊपर बात करूँगी। और अगला जो आप लोगों से कई बार ऐसे सेंटेंस पूछ चुका है, तो आप लोग कंसर्निंग बुक से एक बार ये जरूर पढ़ें। अगला टॉपिक है आपका शब्द शक्ति। देखिए परिभाषा बता के मैं आपको छोड़ूंगी, और फिर भी कुछ और रहेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में बात करूंगी। आज सिर्फ हम लोग परिभाषा पे बात करेंगे। आप लोग इसको अपनी व्याकरण की पुस्तक में पढ़ें, और फिर कहीं नहीं समझ में आए तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, पर आप लोगों को एक बार रीडिंग लगानी होगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि लिंक छूट गया है काफ़ी दिन से आप लोगों का, तो आप लोगों को खुद भी नया नया सा लगेगा। बाकी सब कुछ आप लोग शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को आता है। अब देखिए शब्द शक्ति की मैं बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस शब्द में परिवर्तन की शक्ति निहित है वही शब्द शक्ति। अब परिवर्तन किसी भी तरह का शब्द शक्ति का अर्थ होता है कि शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, मतलब वो क्या कर रही होती है, क्या अभिव्यंजित कर रहा है। शब्द की कौन सी शक्ति, अभिव्यंजक शक्ति को ही हम क्या कह रहे हैं, शब्द शक्ति कह रहे हैं। अभिव्यंजक शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, शब्द की शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की अभिव्यंजक शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पे मैं बात करूं तो बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित करने निश्चित रूप से ज्ञात होता है, अर्थात अमुक शब्द का निश्चित अर्थ यह है। इस तरह के स्थायी ज्ञान जिस शब्द शक्ति के मानस में संस्कार रूप में समाविष्ट होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिसमें हमें क्या मिल रहा है, उस की अभिव्यंजना का ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि इस शब्द में ये चीज़ निहित है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कह रहे हैं। और शब्द शक्तियों की अगर हम बात करते हैं प्रकारों की, तो 3 प्रकार होते हैं इसके, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को हम लोग वाच्यार्थ अभिधार्थ भी कहते हैं, लक्षणा को लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ भी कहते हैं, और व्यंजना को व्यंग्यार्थ या प्रतिमानार्थ भी कहते हैं। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 प्रकार हैं आपकी शब्द शक्ति के। और आपसे एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी पे कोई परिभाषा आपसे नहीं पूछी एग्जाम में, और ना ही पद परिचय में भी कोई परिभाषा पूछेगा। आपसे पूछेगा उस सेंटेंस में है कहाँ कौन सी व्याकरणिक विशेषण है। वैसे ही कोई भी सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखो मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो अगली क्लास में बताऊंगी, पर यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग इसको अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा। अभिधा का मतलब होता है जैसा है वैसा का वैसा अर्थ पता चलना। लक्षणा का मतलब होता है उसका लाक्षणिक अर्थ पता चलना, इतर अर्थ पता चलना, अन्य अर्थ पता चलना। और व्यंजना का मतलब होता है व्यंग्य से निकल रहा अर्थ पता चलना। अब देखिए कई बार समय सूचक जो भी शब्द होते हैं वो लगभग व्यंजना में शामिल होते हैं, पर कई आपने देखा होगा कई बार होता है कि हमें इसका गहरा नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तभी हम लोग शब्द शक्ति को सही रूप में आइडेंटिफाइड कर पाते हैं कि सही रूप में कौन सी वाली शब्द शक्ति निहित है। पर आप लोग इतना करके आएंगे, इतना पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिधा क्या होती है, फिर लक्षणा क्या होती है, और व्यंजना। जब आप इसका सही और निश्चित अर्थ जान जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस दिया हो फिर आप आसानी से उसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सी शब्द शक्ति है। तो शब्द की अभिव्यंजक शक्ति को ही हम क्या कह रहे हैं,
शब्द शक्ति कह रहे हैं, और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है जैसे का तैसा अर्थ निकलना, लक्षणा का मतलब होता है लक्षण से अर्थ निकलना, और व्यंजना का मतलब होता है व्यंग शक्ति के माध्यम से अर्थ निकलना। व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ तक के कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग साथ साथ में पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा और आप काफ़ी कुछ कवर भी कर जाएंगे, क्योंकि ग्रामर लगभग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। थैंक यू।